नमस्कार दोस्तों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशुप्रीति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है नंदनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे आपको क्विज कराए जा रहे हैं, पोल क्विज कराए जा रहे हैं जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत आंचलिक उपन्यास के बारे में। आंचलिक उपन्यास क्या होता है इसके बारे में सीधा हम आंचलिक उपन्यास की ओर चलते हैं। 20वीं शताब्दी की बात करते हैं। 20वीं शताब्दी के 5वें-6वें दशकों में हिंदी उपन्यासों का एक नया रूप सामने आने लगा था। इस समय जो नया रूप आया था जिसमें प्रमुखता थी, क्या प्रमुखता थी दोस्तों? अंचलों की, प्रदेश या भूभाग की, जिसे प्रमुखता देकर उस प्रदेश के जनजीवन को यथार्थता से प्रस्तुत करने की नई दिशा में उपन्यास प्रस्तुत होने लगे थे। अर्थात कहें कि प्रमुखता जिसमें अंचलों की प्रमुखता थी, प्रदेश के भूभाग की प्रमुखता थी, जिसे प्रमुखता देकर जनजीवन को यथार्थता से प्रस्तुत करने का एक नई दिशा उसमें दी गई और उपन्यास प्रस्तुत होने लगे थे। कुछ उपन्यासों में किसी प्रदेश विशेष का यथातथ्य और बिंबात्मक चित्रण की प्रधानता दिखाई देती थी, उसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। तो दोस्तों इतना समझ लीजिए कि कुछ उपन्यासों में किसी प्रदेश विशेष का यथातथ्य और बिंबात्मक चित्रण प्रधानता प्राप्त कर लेता है, उसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। स्वातंत्रोत्तर युग के बाद की बात कर रहे थे। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों में आंचलिक उपन्यास एक नई उपलब्धि रही है। यदि कहें दूसरे शब्दों में, एक विशिष्ट भूभाग या जनपद या क्षेत्र, इसको उभारने के उद्देश्य से लिखित उपन्यासों को आंचलिक कहा गया। अतः स्पष्ट हो गया होगा कि आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिन उपन्यासों में किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का समग्र बिंबात्मक चित्रण हो, उसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। जिसमें किसी विशिष्ट अंचल या किसी विशिष्ट आंचल या जाति के समग्र जीवन का विशद और वैविध्यपूर्ण चित्रण होता है, जिसमें उस आंचलिकता की विशेषता होती है, जिसमें उस अंचल के परिवेश को सजीवता से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि सभ्यता, संस्कृति, भूभाग, पर्व, त्योहार, नृत्य, गीत, जीवन स्तर, रीति रिवाज, परंपरा, लोकगीत, लोकोक्ति, ये सब का, मुहावरे, राजनीतिक चेतना आदि समस्याओं का इनमें सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों यही है आंचलिक उपन्यास। आंचल का सर्वांगीण चित्रण उसमें होता है, उस अंचल का सर्वांगीण चित्रण होता है। इस मत के प्रति रामदरस जी का एक कथन है। कहते हैं, आंचलिक उपन्यास की सिद्धि तो एक भूभाग के सारे प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश में वहां के संक्रमणशील जीवन मूल्यों, संवेदनाओं और संबंधों को गहराई से उभारने में है। और ये मूल्यों के संघर्ष, संवेदनाएं और मानवीय स्थिति नियति के उस भाग को शेष मानव समाज से जोड़ते हैं। तो उसमें जो सांस्कृतिक होती है दोस्तों, है ना, जीवन मूल्यों, संवेदनाओं और संबंधों को गहराई से उभारने का प्रयास, संवेदनाएं उसमें दिखाई देती हैं। ये सारा जो भाग है वो शेष मानव समाज से जोड़ते हैं। इसलिए कोई उपन्यास आंचलिक होकर भी अपनी ऊपरी गतिविधियों के कारण कहीं भी जमीन से नहीं जुड़ सकता। कोई उपन्यास एक विशेष भूभाग का होते हुए भी अपने भीतर प्रकृति के कारण सारी मानवता से जुड़ जाता है। ये रामदरस मिश्र जी का कथन है। आइए चलते हैं, आंचलिक उपन्यास आंचल के सत्यता को प्रस्तुत करते हैं। आंचलिक उपन्यास की दिशा में फणीश्वर नाथ रेणु जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे आंचलिक उपन्यासों के वास्तविक जन्मदाता हैं।
आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता किसे मानेंगे हम? रेणु जी को, जिन्होंने बिहार के जनजीवन से संबंधित 2 उपन्यास लिखे हैं। कौन कौन से? मैला आंचल, बहुत ही प्रसिद्ध मैला आंचल उपन्यास है, और दूसरी रचना है परती की परिकथा। इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, मैला आंचल और परती की परिकथा। ये देखिए, मैला आंचल 1954 में लिखी गई रचना है, परती की परिकथा 1957 में लिखी गई रचना है। तो दोस्तों, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में रेणु जी का उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ। ये एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यहीं से एक नई व मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यास से शुरू हुई है। आंचलिक उपन्यास में अपनी संरचना में अन्य उपन्यासों से काफ़ी अलग होता है। इसमें नायक कोई पात्र ना होकर अंचल ही नायक होता है। इतना याद समझ लीजिए कि बिल्कुल इसमें कोई पात्र नहीं होता, जो नायक होता है, मतलब कोई पात्र नायक नहीं होता, बल्कि पात्र नायक कौन होता है? उस अंचल का ही नायक होता है। अंचल ही एक नायक होता है। इसका उद्देश्य अंचल की बहुआयामी व जीवन चित्र प्रस्तुत करना होता है। तो हम बात कर रहे थे मैला आंचल के। मैला आंचल 1954 में लिखी गई रचना है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न कई बार पूछा गया है और मैला आंचल सिलेबस में भी लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, मैला आंचल के बारे में बात करूं कि ये इसमें से प्रश्न इस तरह से बनता है नॉर्मल, ये तो बहुत जानना आवश्यक है कि यहाँ का जो अंचल है वो किस गांव की कथा का वर्णन यहाँ पे दिखाई देता है। तो पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा यहाँ पे कही गई है। प्रश्न इस तरह से बनता है, मैला आंचल दे दिया जाएगा कि आगे दे दिया जाएगा कि किस गांव की कथा है, या मेरीगंज जो है वो किस गांव, मतलब किस रचना की कथा है। तो मेरीगंज गांव जो है मैला आंचल में है, ठीक है, वहाँ की कथा कही गई है। तो इतना समझ लीजिए दोस्तों, इस बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रचना। परती की परिकथा के बारे में बात करती हूँ मैं। ये जो मैला आंचल और परिकथा है, परती परिकथा है, यह उपन्यास लिखकर उन्होंने आंचलिक उपन्यासों के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी थी। मैला आंचल 1954 में लिखा गया, जो आंचलिक उपन्यास होने के साथ साथ पाठकों के दिलो दिमाग पर ये छाई रही। ये जो रचना है वो दिलो दिमाग पर, लोगों के पाठक पर छाई रही, जिसका कथ्य है आज़ादी के 2 वर्ष पहले और आज़ादी के 2 वर्ष बाद का है। देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों, जो जिले हैं पूर्णिया के उत्तर में मेरीगंज नामक एक गांव का चित्रण दिखाई देता है, जो नितांत भौतिक प्रगति की दृष्टि में पिछड़ा है। अत्यंत पिछड़े हुए अंचल को उसकी संपूर्णता से प्रस्तुत करने के लिए उसे माध्यम स्वरूप बनाया गया है। ग्राम अंचल की अंधविश्वास ग्रस्तता है, इसमें अशिक्षा दिखाई दी है, मानसिक पिछड़ापन दिखाई दिया है, निर्धनता है, सामंती व्यवस्था, शोषण आदि का चित्रण बड़ा मार्मिक ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। भारत को आज़ादी मिलने पर भी ग्रामीण अंचलों का यह सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक अत्याचार का वह अंचल बनता शिकार परिणामों को झेलता है। ग्रामीण संस्कार में मैंने बात किया है, पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, गीत, नृत्य आदि की झलक दिखाई देती है। तो मेरीगंज की रचना मैला आंचल में भी इस तरह की रचना दिखाई देती है। मेरीगंज जातियों के नाम पर टोलियों में बटा गांव है। यहाँ पर ये जो गांव है उसमें टोलियों में बटा है गांव। इसमें से अधिकतम टोलियां जो है वो पिछड़ी जातियों की है, जिसमें निहायती गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास और परंपरा दृष्टिगोचर होती है। मैला आंचल एक उल्लेखनीय विशेषता है इसमें, जिसका कथा संसार जो है वो भरा नजर वैविध्यपूर्णता से नजर आता है। मैला आंचल में रेणु जी का उद्देश्य एक पिछड़े अंचल की बहुमुखी के यथार्थ चित्रण को दर्शाना था, जिसके साथ साथ पूरे देश के राजनीतिक माहौल और बदलती हुई मानसिकता का चित्रण दिखाया गया है। तो दोस्तों, मैला आंचल का जो हिंदी जगत में जैसा स्वागत हुआ है वह अभूतपूर्व था। उनसे उत्साहित होकर रेणु जी ही ने
उनसे उत्साहित होकर ही रेणु जी ने क्या किया, दूसरा उपन्यास लिखा, जिसके रचना का नाम है परती परिकथा। समय काल है 1957। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो रचनाएं हैं। सीक्वेंस और परती परिकथा किसकी रचना है पूछा जाता है। समय काल परती परिकथा का समय काल तो 1957। बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसकी यहाँ की कथा की भूमि की बात करें, परती परिकथा की भूमि की बात, मतलब उस अंचल की बात, तो परती भूमि में इसी परती भूमि और इसकी जो अंचल की बात है, वो परती भूमि और उसके एक किनारे पर बसे परानपुर गांव की कथा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो प्रश्न देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, परानपुर गांव का वर्णन दिखाएं। जैसे पहले मैलांचल में मेरीगंज, तो परती परिकथा में परानपुर का वर्णन है दोस्तों, तो इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो समय की परानपुर की बात है, 1953 और 56 के समय की कहानी यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। प्रश्न बन सकता है कि परती की परिकथा में किस समय की बात की गई है, तो 1953 से 56 की बात कही गई है, क्योंकि ये रचना कब की है, 57 की है। परानपुर गांव की पूरी यथार्थता का आंकलन किया गया है, जिसमें अनपढ़ ग्रामीणों, अक्षरकट्टू युवकों, स्कूलों, कॉलेजों, जातिवाद, संस्कारों से ग्रस्त परिवेश को और नारदी वृत्ति की स्त्रियां, राजनीति आदि का चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। इस उपन्यास के बाद रेणु जी ने 1964 में क्या लिखा, 1963 में लिखा दीर्घ तपा। दीर्घ तपा की बात करते हैं। इसका समय काल है 1963, देखा है आपने। भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति की संघर्ष की कहानी यहाँ पर दिखाई गई है। कथा क्षेत्र जो है बिहार की राजधानी पटना का है। यहाँ पे रेणु जी के अन्य 3 उपन्यास है, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। जुलूस 1965 में लिखी गई। पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण किया गया है। जुलूस है ना, 1965 में पूर्वी पाकिस्तान से आए, यहाँ पे कहाँ से आए हुए हैं, पूर्वी पाकिस्तान से कहाँ आ गए हैं, पूर्णिया जिले के शरणार्थियों की समस्या का चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों कितने चौराहे किसकी रचना है, रेणु जी की रचना है। 1966 में लिखी गई। बालक एक मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसमें ये बहुत बार इसमें से प्रश्न बनते हैं और ये हमें याद रख लेना आवश्यक है। तो दोस्तों इतना आप देख लीजिएगा। और इसमें कितने चौराहे की बात मैं बता रही थी, बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता के आंदोलन का चित्रण किया गया है। और जो आंदोलन है, ये आंचलिक उपन्यास के जो इस दृष्टि से रेणु जी को आंचलिक उपन्यास के प्रतिष्ठापक कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कितने चौराहे के साथ के बाद पलटू बाबू रोड, पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार की चारित्रिक कहाँ वर्णन किया गया। पलटू बाबू रोड बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन का। राम रतन राय जो कि एक अपूर्ण उपन्यास है, 1971 में लिखी गई है। रेणु जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो राम रतन राय जी का राम रतन राय है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं कि जैसे प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास हमने देखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे नागार्जुन की रचना के बारे में जानते हैं। नागार्जुन की रचना, नागार्जुन ने भी आंचलिक उपन्यास लिखा है। और जब हम बात करते हैं इनकी नागार्जुन की, तो नागार्जुन ने आंचलिक उपन्यास लिखा तो है। इनका समय काल आपको बता दूं। अच्छा दोस्तों, रेणु जी का शायद मैंने आपको ये नहीं बता पाया है समय काल, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का समय लिख लीजिएगा, 1921 से 1977। 1921 से 1977। अब हम बात कर रहे थे रेणु जी नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन का जन्म है 1911 से 19
98। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। तो रेणु जी से बड़े नागार्जुन थे। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, रेणु से बड़े नागार्जुन थे। 1911 इनका नागार्जुन का समय काल है और रेणु जी का 1921 1977। ठीक है, अब देखिए रतिनाथ की चाची इनकी है, नागार्जुन के अंतर्गत रतिनाथ की चाची 1948 में लिखी गई रचना है रतिनाथ की चाची, जिसमें बात करेंगे कि ये मिथिला अंचल के गांवों की अपनी कथा का यहाँ पे उन्होंने आधार बनाया है। रतिनाथ की चाची के अंतर्गत जब बात करते हैं नागार्जुन ने क्या कहा है, ये इनका एक रतिनाथ की चाची जो है नागार्जुन की नागार्जुनकृत प्रथम उपन्यास है, जो एक मैथिल विधवा के जीवन का केंद्रित यहाँ पे किया गया है। किसका? मैथिल विधवा के जीवन पर केंद्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, उपन्यास मिथिला अंचल एवं मैथिल ब्राह्मण समाज के अंतर विरोधों को उजागर करता है, साथ ही इसमें नारी शोषण की समस्या को उठाया गया है। तो मिथिला अंचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, रतिनाथ की चाची का समय काल 1948 है और यहाँ पे मिथिला अंचल के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। बलचनमा का समय काल है 1952। ये नायक बलचनमा का अन्याय और एवं अत्याचार के विरुद्ध के संघर्ष की कहानी कही गई है। 1952 में ये जो बलचनमा उपन्यास है उसमें आज़ादी से पूर्व के जो दरभंगा जिले को केंद्र में रखकर लिखा गया है। प्रश्न बनता है, बलचनमा कहानी जो लिखी गई है आज़ादी के से पूर्व की कहानी है, तो किस जिले की बात कही गई है? तो दरभंगा जिले को केंद्र में रखकर विकसित की गई है। दलित युवक जो होता है वो बलचनमा उपन्यास का नायक है। इसमें क्या है? दलित युवक है बलचनमा, जो उपन्यास का क्या है? नायक है, जो राजनीति के दांव सीखने के पश्चात अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता दिखाई देता है। नई पौध का समय काल आप देख रहे हैं 1953। असंगत विवाह और जर्जर सामाजिक मान्यताओं का चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। बाबा बटेश्वर नाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय काल 1954 है। बरगद के वृक्ष को बचाने हेतु किए गए किसानों का संघर्ष चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। ये प्रश्न बना है, बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें इसका वर्णन है? तो बाबा बटेश्वर नाथ का यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर आप इसको पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी रचनाएं हैं रतिनाथ की चाची, बलचनमा और बाबा बटेश्वर नाथ। वरुण के बेटे के बारे में बात करते हैं। वरुणा के बेटे लिखा है यहाँ पे, वरुण के बेटे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये समय काल है 1957। 1957 में 2 रचनाएं लिखी गई, वरुण के बेटे और दुखमोचन। मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा कही गई है। प्रश्न बनता है, मिथिला के मछुआरों के संघर्ष का वर्णन किस रचना पे है? तो किसमें है? वरुण के बेटे में। दुखमोचन 1957 में ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण दिखाई देता है। ग्रामीण में हम देखेंगे कि हमेशा जो है वो आधुनिक सभ्यता का चित्रण कहीं ना कहीं दिखाई ही देता है। तो ये 1957 में दुखमोचन लिखी गई। हीरक जयंती 1961 में समकालीन शासक वर्ग के नेताओं का चरित्र का वर्णन है। जमनिया का बाबा 1968। इमरतिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1968 में इनकी रचना लिखी गई है। तो दोस्तों ये है। अब बात करते हैं पारो जो रचना है वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1975 में लिखी गई है रचना। और ये जो रचना है वो बाल विवाह की कुरीतियों युवतियों की दारुण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों कुंभीपाक इनकी रचना है। कुंभीपाक के बारे में बात करूँ और उग्र तारा भी इनकी रचना है। हीरक जयंती भी इनकी रचना है। तो नागार्जुन जी प्रेमचंद परंपरा के उपन्यासकार हैं। इन्होंने मिथिला अंचल की भूमिकाएं की रचनाएं लिखी है, मैंने आपको बताया है। बाबा बटेश्वर नाथ जो है वो किसानों के तत्कालीन जीवन का वर्णन दिखाई देता है ना। तो ये जीवंत उदाहरण खड़ा हो जाता है, यानी जो है स्थिति ऐसी है कि वहाँ के बाबा बटेश्वर नाथ का जो है वो हमें उनके अतीत में ले जाता है। ये ऐसी रचना है। तो नागार्जुन का जो दूसरा आंचलिक उपन्यास है वरुण के बेटे, जिसकी बात करूं वरुण के बेटे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ, जिसमें
मलाही, ये एक है मलाही गोंदियारी, मलयारी गोंदियारी की बात की गई है। लिख लीजिए आप लिखना चाहे तो, मलाही गोंदियारी। ठीक है, मलाही गोंदियारी, ये वहाँ का वरुण के बेटे के गांव का अंचल है। इसमें मछुआरों के बारे में मैंने आपको बताया, मछुआरों का संघर्ष दिखाई देता है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। और स्त्रियों के गीत, लोक भाषा, भूभाग का विवरण, जनजीवन, परंपरा, रीति रिवाज आदि का यहाँ पे इसमें मुख्यतः उपन्यास में दिखाई देता है। जिसमें मिथिलांचल के जमींदारों के मछुआरों का संघर्ष चित्रण दिखाई देता है, मैंने आपको बताया है। इसमें जो उपन्यास में एक तरफ मछुआरों का जो है वो ज़िंदगी कैसी थी, अभाव की ज़िंदगी थी, कश्मकश की ज़िंदगी का चित्रण दिखाया। तो दूसरी ओर जो जमींदारों के विरुद्ध उनके संघर्ष और उसमें जो उनकी विजय का भी चित्रण उसमें दिखाई देता है। हीरक जयंती जो समकालीन शासक वर्ग के नेताओं का स्वार्थ पर यहाँ पे दिखाई देता है, वर्णन दिखाई देता है। वरुण के बेटे उपन्यास में अंततः हम कहें कि मछुआ संघ की स्थापना होती है। ठीक है, तो इतना ही जान लीजिए कि ये किस गांव का है। तो मलाही गोंदियारी नाम ग्राम का वर्णन यहाँ पे दिखाई देता है वरुण के बेटे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनके पारो हो गया है गरीबदास। गरीबदास जो है यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन की कथा, यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक अंतर विरोधों के चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, समय काल है 1979, यहाँ पे देखिए, है ना। तो इस तरह की रचनाएं यहाँ पे दिखाई देगी। नागार्जुन ने पहाड़ों की रचना मूलतः 1946 ईस्वी में मैथिली भाषा में इसका किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहाड़ों की रचना मूलतः जो है 1946 में मैथिली भाषा में किया गया है, जिसका हिंदी रूपांतरण 1975 में किया गया। हिंदी रूपांतरण किया गया 1975 में। अब बात करते हैं देवेंद्र सत्यार्थी की। देवेंद्र सत्यार्थी का जैसे देखेंगे दोस्तों कि देवेंद्र सत्यार्थी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका समय काल है 1908 से 2000, 1908 से 2003। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी का जन्म है 1908 से 2003। इनकी रचना है रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूधगाज, कथा कहो, ये बार दूधगाज, कथा कहो, उर्वशी, तेरी कसम, सतलुज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की रचनाएं यहाँ पे लिखी गई है। रथ के पहिए की बात करते हैं। रथ के पहिए की रचना जो है 1953 में लिखी गई है। और इसमें इस समय के जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के रचनाओं के बारे में यहाँ पे मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश की गोंड जाति के चित्रण किया गया है, जिसमें यथार्थ चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। कठपुतली 1954 में, जिस तरह से 1954 में कौन सी रचना लिखी गई थी, रेणु जी की मैलांचल। ठीक उसी प्रकार कठपुतली भी यहाँ पे लिखी गई रचना है, जिसमें देखिए नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कठपुतली होती है, जैसे देखते हैं ना कि कठपुतली को कैसे नचाया जाता है, तो नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों के जीवन की कथा है। तो वहीं जब दूधगाज की बात करते हैं तो देखिए दूधगाज में संगीत और संगीतकार के जीवन का संघर्ष दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा, दूधगाज में संगीत और संगीतकार का वर्णन है। तो कठपुतली का यहाँ पे आप देखेंगे नाटक जो है वो और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण दिखाई देता है। ब्रह्मपुत्र इनकी रचना है। ब्रह्मपुत्र 1956 में लिखी गई रचना है। और इस उपन्यास में असम है, जो असम में ब्रह्मपुत्र में बसे विशाल द्वीप जो माछुली और उसके तट पर स्थित, इसका वर्णन दिखाई देता है। तो दिशांक मुख के निवासियों का वर्णन है। यहाँ पे किसका वर्णन है, दिशांक मुख के निवासियों की संघर्ष चेतना ब्रह्मपुत्र में दिखाई देती है। कथा कहो उर्वशी। कथा कहो उर्वशी 1961 में मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथा कहो उर्वशी मूर्तिकार की संवेदना की साधना का वर्णन किया है। तेरी कसम सतलुज। तेरी कसम सतलुज बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तेरी कसम सतलुज की रचना 1988 में लिखी गई। तो कठपुतली, दूधगाज और कथा कहो उर्वशी जो है कला जगत को समर्पित है। प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पे आप देवेंद्र सत्यार्थी की कौन सी रचना जो है कला को समर्पित है ना, कला जगत को समर्पित है। तो कला जगत को कठपुतली, दूधगाज और कथा कहो उर्वशी ये रचनाएं प्रकाशित हैं। तो रेणु जी की रचनाएं तो हो चुकी हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा रह गया था, आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। अज्ञे जी ने उनके उपन्यासों को देखकर कहा है, रेणु जी के उपन्यासों को एक अखंड मानवीय विश्वास, ठीक है, कितना देखिए अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती दिखाई देती है उनके उपन्यासों में। फणीश्वर रेणु जो है, फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला किसे स्वीकार किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, से प्रश्न बनता है। सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। गुरु बंगला उपन्यासकार किसे मानते हैं? तो सतीनाथ भादुड़ी को स्वीकार किया है। अब बात करते हैं श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों के बारे में। श्रीलाल शुक्ल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीलाल शुक्ल के अंतर्गत देखिए इनकी रचना जो है राजनीतिक व्यंग्य और आंतरिकता का मिश्रण यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इनकी रचना कई बार इसमें से आया हुआ है। अब बात करते हैं इनके, देखिए इनकी रचना क्या क्या हुई है। सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवश, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का अंत, ठीक है। तो इसमें आप देखिए सोनी घाटी का सूरज, सोनी घाटी का सूरज जो है वो प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र के संघर्ष की कथा यहाँ पे कही गई है। प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा का वर्णन दिखाई देता है। सोनी घाटी का सूरज किसकी रचना है तो पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा श्रीलाल शुक्ल जी का है। अज्ञातवश 1962 में लिखी गई। एक व्यक्ति की अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है। अज्ञातवश, अज्ञातवश किसकी रचना है तो श्रीलाल शुक्ल की है। राग दरबारी, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार प्रश्न बनता है कि शिवपालगंज, देखिए मेरीगंज, शिवपालगंज ये है ना, तो ये जो रचना है मिलता जुलता ऐसा गंज याद रहेगा तो ध्यान में रहे, भूल जाएंगे। तो स्पष्ट याद रख लीजिए कि शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण राग दरबारी रचना में है, और वो भी किसकी रचना है तो श्रीलाल शुक्ल की है। सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं अपराध और रोमांस, है ना, अपराध की सीमाएं टूटती है, रोमांस मिश्रित एक कहानी है, तो 1973 में लिखी गई है। पहला पड़ाव 1976 में भवन बनाने और भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण किया गया है। देखिए यहाँ पे पहला पड़ाव है ना, तो इसमें दिया है कि भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण किया गया है। विश्रामपुर का संत 1998 में लिखा गया है। राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण दिखाई देता है। श्रीलाल शुक्ल को बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अमरकांत को और श्रीलाल शुक्ल को 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त है तो श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को 2011 में। तो दोस्तों ये है श्रीलाल शुक्ल के बारे में। अब बात करते हैं बलभद्र ठाकुर, एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। 2011 में देखिए जो है वो 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए मुक्तावली इनकी रचना है बलभद्र की। मणिपुर अंचल के जनजीवन के सामाजिक यथार्थ की संस्कृति का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेपाल की वो बेटी, किसकी बेटी? नेपाल की वो बेटी, जिसमें नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण किया गया है। 1959 में लिखी गई रचना है। देवताओं के देश में 1960 में क्लू अंचल के पर्वतीय सौंदर्य एवं संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण है। घने और बने 1961 में। लहरों की छाती 1962 में। अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का सजीव चित्रण दिखाई देता है। शैलेश मटियानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शैलेश मटियानी, इससे प्रश्न बनते हैं शैलेश मटियानी का समयकाल देखिए 1931 से 2001। 1931 से 2001। इसमें देखिए इनकी रचना है बोरावली से बोरीबंदर तक। कबूतर खाना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।
इसमें से कई बार कबूतर खाना से प्रश्न बने हैं। शैलेश मटियानी के बारे में बात करते हैं। शैलेश मटियानी के उपन्यासों में अंचल के चित्रण के साथ साथ उन्होंने क्या किया है, स्त्रियों, दलितों एवं निम्न वर्ग के लोगों के जीवन का चित्रण दिखाई देता है। ठीक है, तो मटियानी की रचना जो है बोराबली से बोरी बंदर तक बम्बई के भागदौड़ और आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण दिखाई देता है। 1959 में इनकी 2 रचनाएं लिखी गई। देखिए, कबूतर खाना भी रचनाएं लिखी गई है। कबूतर खाना, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि कबूतर खाना किसकी रचना है, तो कबूतर खाना जो है वो शैलेश मटियानी की रचना है। और हालदार है, चिठिर सरमैन है, तिरिया भली न काट है, चौथी मुट्ठी, बारूद और बचोली रचना है, मुख सरोवर के हंस, एक मुठ सरसों आदि रचनाएं इनमें दिखाई देती है। तो कुमायूं अंचल की जिंदगी के जिनके अनुभव के यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है। कबूतर खाना के बाद देखिए, कबूतर खाना की रचना क्या है, मुंबई के भुलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यवर्गीय जनों का चित्रण किया गया है। भुलेश्वर मोहल्ले का चित्रण किया गया है कबूतर खाने में। ठीक है, तो इस तरह की रचनाएं हैं। मटियानी की रचनाएं और भी दिखेंगी। हौलदार है, यहाँ पे देखिए हौलदार, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई का, हौलदार में और चिट्ठी रसेन में, यहाँ पे देखिए चिट्ठी रसेन और चौथी मुट्ठी, इन तीनों रचनाओं में जो है कुमायूनी जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। कुमायूनी, इसको आधार बनाया गया है इस रचना में। ठीक है, और हौलदार की बात करते हैं। हौलदार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी मुट्ठी जो उपन्यास मैंने आपको बताया है, तो ये जो रचना है 3, हौलदार, चिट्ठी रसेन और चौथी मुट्ठी, तो उपन्यास में कुमाऊनी जीवन का केंद्र रखकर लिखा गया रचना है। ठीक है, कोई अजनबी नहीं, इनकी रचना है कोई अजनबी नहीं। देखिए, कोई अजनबी में नहीं में पहाड़ी स्त्री राम रत्ती के मनोव्यवस्था एवं भटकाव का चित्रण है। भागे हुए लोग की रचना है। भागे हुए लोग किसकी रचना है, तो यहाँ पे देखिए शैलेश मटियानी की रचना है। इसमें धर्म और साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण किया गया है। भागे हुए लोक में धर्म और तंत्र साधना के नाम पर फैले हुए पाखंड का चित्रण किया गया है। पुनर्जन्म के बाद किसकी रचना है, तो पुनर्जन्म जो है शैलेश मटियानी की 1970 में। जल तरंग 1973 में स्त्री संबंध का चित्रण दिखाया गया है। बर्फ गिर चुकने के बाद की रचना है, तो व्यक्ति मन के तनाव और निरखता के पीड़ा का चित्रण दिखाई देता है। उगते सूरज की किरण किसकी रचना है, शैलेश मटियानी की 1976 में लिखी गई। छोटे छोटे पक्षी एक प्रेम कथा है। रामकली 1978 में। सर्पगंधा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न बना है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण किया गया है। आकाश कितना अनंत है ना, आकाश कितना अनंत है, पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों का संघर्ष कथा कही गई है। डेरी वाले 1980 में, सवित्री 1980 में, गोपुली गफूरिन 1981 में, 52 नदियों का संगम 1981 में, वैश्य जीवन के उनके दलालों की त्रासदी जिंदगी का चित्रण किया। अर्धकुंभ की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आया हुआ है 1983 में। तो ये रहा शैलेश मटियानी की रचनाओं के बारे में। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए उनकी और रचना है ना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। राजेंद्र अवस्थी के बारे में बात करते हैं। राजेंद्र अवस्थी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न बनते हैं, है ना, तो सारी रचनाएं जो है वो हम लोग को याद रख लेना आवश्यक है। इनका समय काल देखिए, राजेंद्र अवस्थी का 1930 से 2009 1930 से 2009 इनकी रचना है। राजेंद्र अवस्थी जो है वो सूरज किरण की छाँव, जंगल के फूल, उतरते ज्वार की सीपियाँ, जाने कितनी आंखें, बहता हुआ पानी, बीमार शहर किसकी रचना है, तो राजेंद्र अवस्थी की रचना है। सूरज किरण की छाँव, बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन का संघर्ष अंकन किया गया है। जंगल के फूल, मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का यहाँ पे चित्रण किया गया है। उतरते ज्वार की सिपिया 1968 में, बम्बई जो महानगर के देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन किया गया है। जाने कितनी आंखें 1969 में। बुंदेलखंड के एक गांव जो है, कौन सा गांव है, बीजाबाड़ी की कथा का वर्णन यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, बहता हुआ पानी किसकी रचना है, तो बहता हुआ पानी राजेंद्र अवस्थी की रचना है।
एक कलाकार के जीवन में आने वाली जो लड़कियों की कहानी यहाँ पे दिखाई गया है। बहता हुआ पानी, बीमार शहर, बीमार शहर किसकी रचना है? तो राजेंद्र अवस्थी की है। विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौवन संबंध का अंकन किया गया है। अकेली आवाज 1976 में, मछली बाजार 1977 में, एक रजनीगंधा चोरी 1985 में। ठीक है, तो ये है उनकी रचनाएं। रामदरस मिश्र के आंचलिक उपन्यास के बारे में बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों रामदरस मिश्र की रचना। पानी के प्राचीर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए याद रख लीजिए 1961 में लिखी गई रचना है रामदरस आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, ये इन्होंने पानी के प्राचीर में क्या लिखा है? कोई गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों का वर्णन किया गया है। इन्होंने आंचलिक उपन्यास में, अपने पहले उपन्यास में जो पहला जो इनका क्या है, पानी के प्राचीर जो है, देखिए याद रख लीजिएगा कि किस किस की पहली रचना है वो। रामदरस मिश्र की जो है क्या पानी के प्राचीर 1961 में इनकी पहली रचना है, जिन्होंने गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों का चित्रण किया गया है। ठीक है, जल टूटता हुआ उपन्यास जो है पानी के प्राचीर का ही विस्तार माना जाता है। पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ जो है इसका विस्तार माना गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण 1969 में की गई है। बीच का समय की बात अगर देखिए, इसमें क्या है, बीच का समय, अपने लोग, यहाँ पे देखिए अपना लोग, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, है ना, का सफर, आकाश की छत। तो इस रचना में देखिए बीच का समय में अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण किया गया है। ठीक है, अपने लोग की बात कर रही थी मैं। अपने लोग, यहाँ देखिए अपने लोग में गोरखपुर के क्या है यहाँ पे कि कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का चित्रण दिखाई देता है। अपने लोग में हमेशा कस्बाई जीवन के चित्रण के साथ साथ नायक जो है उसमें कौन है? नायक प्रमोद नायक है। दिल्ली के कॉलेज में से नौकरी छोड़कर क्या करता है वो? गोरखपुर किसी कॉलेज में रीडर पद पर स्वीकार करता है ताकि वह अपने बचपन के शहर से जुड़ सके। अपने लोग, है ना, तो यहाँ पे जो रचना है नायक कौन है? तो वो जो है वो प्रमोद है, और वो दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर गोरखपुर के कॉलेज में आ जाता है और रीडर पद पर स्वीकार कर लेता है, क्योंकि बस यही उसका कारण है कि वो बचपन से वो अपने शहर से जुड़ सके। ठीक है, बचपन के शहर से जुड़ सके। अब बात करते हैं रात का सफ़र, आकाश की छत के बारे में बात करते हैं। आकाश की छत बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली की बाढ़ पर केंद्रित उपन्यास है। आकाश की छत जो है बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का चित्रण किया गया है। बिना दरवाजे का मकान में देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजेय जिजीविका का अंकन किया गया है। दूसरा घर, प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण दिखाई देता है। जो दूसरा जो घर है इसमें देखिए प्रवासी जीवन के यथार्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रवासी जीवन का यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे प्रवासी जीवन के बाद इनकी जो रचना है और भी आंचलिक उपन्यास आते हैं। विवेकी राय का आंचलिक उपन्यास है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हुई हैं, जिसमें हम लोगों को इतने सारे उपन्यासकार के बारे में प्रश्न बनता है कि क्या ये कौन से उपन्यासकार है या नहीं, इसके बारे में बताइए। प्रश्न इस तरह से बन जाएगा, जैसे दे देगा रामदरस मिश्र क्या आंचलिक उपन्यास है या नहीं है, इसमें से बता देगा। राजेंद्र अवस्थी जो है क्या आंचलिक उपन्यास है कि नहीं, है ना, इस तरह से ये इनका नाम आ जाएगा। तो ये सारी रचनाएं हमको जान लेना आवश्यक है। अब बात करते हैं छाया मत छूना। छाया मत छूना किसकी रचना है? तो छाया मत छूना ये तो खैर हिमांशु जोशी की है। हम थोड़ा आगे चले गए हैं। अभी हम देख रहे थे राजेंद्र अवस्थी की रचनाओं के बारे में और रामदरस मिश्र की रचनाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे हिमांशु श्रीवास्तव के बारे में। हिमांशु श्रीवास्तव के रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। हिमांशु रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा दोस्तों, ये जो और बची हुई है जो रचना है थकी हुई सुबह जो रचना है वो रामदरस मिश्र की रचना है। ठीक है, 20 बरस रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्ताज शैली में रामनरस मिश्र की कौन सी रचना लिखी गई है? तो 20 बरस लिखी गई है। हिमांशु श्रीवास्तव की रचना के बारे में बात कर रहे थे। हिमांशु श्रीवास्तव की रचना देखिए यहाँ पे इनका क्या कौन कौन की रचना है, हिमांशु जोशी और हिमांशु श्रीवास्तव। तो इनको याद रख लीजिएगा, हिमांशु जोशी अलग है और हिमांशु श्रीवास्तव अलग है। तो हिमांशु श्रीवास्तव का समय काल मैं आपको बता देती हूँ, 1934 से 1996, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। समय काल भी सबका याद रखते चलना है। हिमांशु श्रीवास्तव का समय काल 1934 से 1996 तक। इनकी रचना के बारे में बात करते हैं। इनकी रचना है देखिए, लोहे के पंख, नदी फिर बह चली, रथ के से गिरी बांसुरी, कुहासे में जलती एक धूप बत्ती, रिहर्सल, अपनी अपनी कंदील, पिछली रात का अंधेरा, भीत चित्र की मयूरी, ना खुदा ना सनम, है ना। तो ये इस तरह की हिमांशु जोशी की रचना यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। हिमांशु श्रीवास्तव, देखिए आपको ही बताते बताते मैं हिमांशु जोशी कह दी। हिमांशु श्रीवास्तव की रचना है ये। नदी फिर बह चली, रथ से घिरी, लोहे के पंख, है ना, कुहासे में जलती एक धूप बत्ती, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से हालांकि अभी एक दो ही प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे लोहे के पंख है, रथ से गिरी, बांसुरी, ठीक है। अब है गुलेशेर खां शानी के बारे में बात करते हैं। इसमें से बहुत ही बार ये प्रश्न बना है, गुलशेर खां शानी। काला जल है इनकी रचना। काला जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें PhD भी हो चुकी है बहुत बार, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। बस्तर जिले के जगदलपुर की 2 मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कथा कही गई है। 2 मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कथा कही गई। ऐसी कौन सी रचना है जिसका बताइए, पूछ दिया जाएगा। शानी की कौन सी रचना है जिसमें बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कहानी कही गई है? तो काला जल में, ध्यान रखिएगा। कस्तूरी 1964 में लिखी गई है। पत्थरों के बंद की आवाज़, ताल बनों के दीप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुड़िया जनजाति के जीवन का यहाँ पे चित्रण, यथार्थ चित्रण किया गया है। और दोस्तों, नदी की सीपियाँ, एक लड़की की डायरी, फूल तोड़ना मना है, सांप और सीढ़ी, इस तरह की रचनाएं हैं। बात करते हैं राही मासूम रजा के महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में। राही मासूम रजा की महत्वपूर्ण रचना है आधा गांव, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि आधा गांव, बहुत खूब बार प्रश्न बना है कि आधा गांव किस गांव की विषय वस्तु है? तो यहाँ की विषय वस्तु मतलब गाजीपुर जिले के गंगोली गांव का वर्णन दिखाई देता है, जिसमें सैयद मुसलमानों की कथा कही गई है। टोपी शुक्ला, बहुत बार प्रश्न बना है। टोपी शुक्ला किसकी रचना है? तो राही मासूम रजा की रचना है, जिसमें हिंदू मुस्लिम के संबंधों की समस्या का चित्रण दिखाई देता है 1969 में। हिम्मत जौनपुरी 1969 में गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है। ओस की बूंद भी एक रचना पूछी गई है, 1970 में है। हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण है। दिल एक सादा कागज, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल एक सादा कागज, पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोहभंग की कथा का वर्णन है। सीन 75 किसकी रचना है, ऐसा पूछा गया है। तो सीन 75 रचना जो है ये राही मासूम राजा की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। इसमें जो 1975 में जो आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण दिखाई देता है। कटरा भी आरजू, इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी कही गई। देखिए अब आया है हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी की रचना के बारे में बात करते हैं। हिमांशु जोशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमांशु जोशी का समय काल 1935, लिख लीजिए, 1935 से 2018, अभी की बात है, ठीक है। तो हिमांशु जोशी 1935 से 2018। सबसे बात आप देख रहे हैं, सबसे पहला उपन्यास है महासागर, बहुत ही महत्वपूर्ण है महासागर। बहुत पतली सी किताब है, पीले कलर की। आप इसको पढ़ के देखिए, बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें विषय वस्तु है अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की का चित्रण दिखाई देता है। इनकी रचना है अरण्य। अरण्य जो है पहाड़ी जीवन की व्यथा। देखिए अरण्य नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जो है पहाड़ी जीवन की कहानी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। अब है छाया मत छूना, इनकी रचना है हिमांशु जोशी की, छाया मत छूना। देखिए यहाँ पे ही है, छाया मत छूना 1974 में लिखी गई रचना है। एक लड़की के अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा कही गई है। कगार की आग, अल्मोड़ा जिले के लघोना गांव की गोमती की कहानी कही गई है। तुम्हारे लिए 1978 में। समय साक्षी है 1982 में। समय साक्षी है में आपात के दौरान जो है देश में फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण किया गया है।
अब है विवेकी राय के आंचलिक उपन्यास के बारे में बात करते हैं। इनका देखिए पुराण जो है दुखन के द्वारा नए और पुराने के संघर्ष का चित्रण लिखा गया है। लोक ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक ऋण प्रश्न बनता है कि लोक ऋण किसकी रचना है, तो लोक ऋण विवेकी राय का उपन्यास है। ग्रामीण संस्कृति और आयातित आधुनिक संस्कृति के बीच का तनाव कहा गया है। 1977 में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। श्वेत पत्र पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण किया गया है। 1900 यहाँ पे देखिए 79 है ना। सोना माटी 1983, गाजीपुर के बलिया के बीच करील क्षेत्र के जीवन का चित्रण किया गया है। समरशेष बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा कही गई है। और मंगल भवन 1954 राष्ट्रनिष्ठा और देशभक्ति का चित्रण है। यहाँ पे जो है नमामि ग्रामम गाँव के दुर्दशा का अलग अलग चित्रों के साथ यहाँ पे दिखाई गया है। अमगल हागी 2000, देहरी के पार 2003, इसको याद रख लीजिएगा, देहरी के पार 2003 बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान जो है मोरलवाल एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ये भी आता है इनका नाम भगवान लाल मोरनलाल, याद रख लीजिएगा। इसमें से ये है काला पहाड़, बहुत ही महत्वपूर्ण है। काला पहाड़ देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का संवेदनात्मक चित्रण है। और बाबल तेरे देश में, है ना, पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री के दारुण व्यथा का वर्णन है। 2008 में रेत, इस तरह से रचनाएं दिखाई देती है। देखिए और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यमुना दत्त, वैष्णव, शैलवधु, केशव प्रसाद मिश्र, कोहबर के शर्त 1965, मनहर चौहान, हिरना सावरी 1962, योगेंद्र सिन्हा बन के मन में, श्याम परमार, मुरझाला, मधुकर गंगाधर, मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो और सुबह होने तक। तो दोस्तों ये देखिए आप जो है भगवान दास मोरलवाल एक महत्वपूर्ण आंचलिक का नाम दिखाई देता है। और इस तरह की रचनाएं, आपको पूरी रचनाएं या आंचलिक उपन्यास के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू।